वेव्स की प्रॉपर्टी हमने देखी, E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरह k क्या है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई एफ एम्पलीट्यूड। इसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई मैक्स स्क्वायर इनटू सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड टू स्क्वायर है और ये हमारा फंक्शन था। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो सोर्सेस होते, S1 सोर्स ये है, S2 सोर्स ये है। हम सिग्नल इससे भी रिसीव कर रहे हैं, सिग्नल इससे भी रिसीव कर रहे हैं। साइन फंक्शन दोनों का ही था। मान लीजिए ये डिस्टेंस कुछ होता, ये 3 लैम्डा होता, ये 4 लैम्डा होता। समझिएगा अच्छे से। तो अभी हम यहां से देखें तो अगर ये सोर्स ऑक्सिलेट कर रहा है तो इसकी साइन वेव आगे निकल रही है सी की स्पीड से। आया समझ में? किसी भी x डिस्टेंस पे टाइम जो लगेगा वो x बाय सी लगेगा। तो मान लीजिए यहां से ये 3 लैम्डा पे होता, t इक्वल टू 0 पे दोनों चालू हुए, तो या तो मैं कहूं कि दोनों में टाइम पीरियड t का लैग है। सिग्नल इसका यहां जल्दी पहुंच जाएगा, इसका t बाद पहुंचेगा। समझ गए? और टाइम पीरियड में t का अंतर है तो फेज में 2 पाई का अंतर है। और जरा समझिए कि इसका वेव ऐसा 3 लैम्डा है, 1 2 3, 3 डिब्बे बनते हैं इसके, 1 2 3। और यहां से इसके 4 डिब्बे बनते, 1 2 3 4। ये फील आया? देखिएगा ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ये यहां पहुंचा, इसका ये 4 डिब्बे ऐसे ऐसे गैप आ रहा है। लेकिन जरा ये सोचिएगा यहां पे कि दोनों एक साथ, दोनों का मिनिमा एक साथ पहुंचा। जैसे इसका मिनिमा, इसका ये पॉइंट पहुंचेगा, मैक्सिमा इसका मैक्सिमा। ग्राफ से समझ में आ रहा है? क्योंकि ग्राफ में अगर 2 पाई का अंतर हो गया, ग्राफ में 2 पाई का अंतर है और यहां दोनों के एक साथ मैक्सिमा पैदा हुए थे, ठीक है। तो यहां पे भी ग्राफ जो होगा वो हमेशा एक सा होगा अगर गैप 2 पाई का या लैम्डा का गैप है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये गैप होता 3.5 लैम्डा का, तो यहां से जो सिग्नल बनते वो शायद समझ गए होंगे, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा ऐसा। अब जरा सोचिए ये इसका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव इधर है। भले ही इनिशियली एक साथ पॉजिटिव पैदा हुए, लेकिन अंतर ये आ रहा है कि ये अलग अलग रिसीव हो रहे हैं। जब इसका प्लस रिसीव हो रहा है, इसका माइनस रिसीव हो रहा है, तो यहां पे ये सिग्नल एक दूसरे के काट देंगे, क्योंकि इसके ऑक्सिलेशन ऐसे हैं, इसके ऑक्सिलेशन इस पॉइंट पे उल्टे हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, मिनिमा आएगा। तो इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर x1 है, ये अगर x2 है, तो x2 माइनस x1 इवन सॉरी n लैम्डा, या x2 माइनस x1 ऑड लैम्डा बाय 2। तो मैं कुछ बात ये यहां कह रहा हूं, डेल्टा x का लैम्डा होना, या डेल्टा t का t होना, या डेल्टा फेज का 2 पाई होना, और ऑल आर सेम। फील आ रहा है? टाइम में t का अंतर आएगा तो उतनी ही देर में फेज में 2 पाई का अंतर आ जाएगा, और उतनी ही देर में वेव सी टी मूव कर जाएगी, और सी टी ही लैम्डा है। तो डिस्टेंस में लैम्डा का अंतर, फेज में टाइम का अंतर, फेज में 2 पाई का अंतर और टाइम में टी का अंतर एक ही चीज है। और शायद ये समझ गए होंगे कि इस बार हमें लैग या लीड करने से मतलब नहीं है। कौन लैग कर रहा है या कौन लीड कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक की कोशिश करिए। जो डिस्टेंस में लीड करेगा वो टाइम में लैग करेगा। जो डिस्टेंस में लीड करेगा, जिसको डिस्टेंस ज्यादा कवर अप करना पड़ेगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा, वो पीछे रह जाएगा। पक्का समझ गए? तो ये डिस्टेंस में लीड कर रहा है लेकिन टाइम में लैग कर रहा है, तो फेज में लैग कर रहा है। लेकिन ये सब जाना तो कॉस के अंदर ही है। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। तो फर्क तो पड़ेगा नहीं कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, हमें तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड भर बताना है। इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए
कि आपको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। और अगर चाहते भी हैं तो सीधे समझ लो, जो डिस्टेंस में लीड करेगा वो फेज में, टाइम में लैग करेगा। ठीक है, हमें तो बस ये समझना है कि कब मैक्सिमा बनेंगे वो कंडीशन, कहां मैक्सिमा बनेंगे, कितने मैक्सिमा बनेंगे। ठीक है, और ये प्योर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स जितनी थी वो मैं दिखा चुका हूं। तो अब हम मैथ्स वैथ्स खेलेंगे सब में। तो हमें दो, पहला पॉइंट ये है फंक्शन क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। हालांकि हम मल्टीपल सोर्सेस भी डील कर सकते हैं, तीन तीन सोर्सेस में, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है मैथ सॉल्व करना। इसीलिए हमारा डिस्कशन सिर्फ दो सोर्सेस तक ही लिमिटेड रहेगा, क्योंकि हम दो सोर्स के लोकस ढूंढ लेते हैं कि वो लोकस क्या बनेगा। तीन सोर्स में कि पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री, तीनों से इक्विडिस्टेंट पॉइंट। एक तो हमें पता है उसका सरकमसेंटर, एक ही पता है बस सरकमसेंटर, इसके अलावा समझ गया ना क्या कह रहा हूं, कि तीन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट के ही लोकस हमें नहीं पता। समझ गए, बाकी तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए तीन पॉइंट के केस में हमसे लोकस वोकस निकलता नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम उसका डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा डिस्कशन है 2 पॉइंट तक, कि 2 पॉइंट सोर्स, उनके सिग्नल कंबाइन कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं क्या होगा। अब अगली पहली चीज समझ में आई। अब जरा मैं यहां फंक्शन लिखता हूं, यह छापने की अभी जरूरत नहीं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनमें, क्योंकि a1 sin ओमेगा 1 t प्लस phi 1, a2 sin ओमेगा 2 t प्लस phi 2, तो डेल्टा phi इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t phi 2 माइनस phi 1। तो a नेट अच्छे से समझेगा, अगर हम लिखते तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2 a1 a2 cos डेल्टा phi, लेकिन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये समझ में आया। और ये अगर टाइम का फंक्शन है, मतलब किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी टाइम के साथ बदल रही है, मतलब एम्पलीट्यूड इज वेरिंग विद टाइम, तो इंटेंसिटी इज वेरिंग विद टाइम। समझ गए, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे आवाज तेज धीमी ये होगी, एंड दिस इज कॉल्ड बीट फॉर्मेशन। और बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, f1 माइनस f2 का मॉड। ये डेल्टा फाई लिखा है कॉस के अंदर। डेल्टा फाई क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t, तो यहां ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2t, तो इसकी फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 बाय 2 है। इस टर्म की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड वैसी तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे। कॉस के अंदर जो डेल्टा फाई लिखा है, कॉस के अंदर क्या लिखा है, कॉस के अंदर लिखा है 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2 इंटू t प्लस phi 2 माइनस phi 1 एक्सेट्रा। बीट में मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे y इक्वल टू a साइन 2 पाई f1 t, y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई f2 t प्लस phi। ये तो y1 और y2 कंबाइन करता, तो मैं इसको लिख रहा हूं y1 और y2, CD फॉर्मूला लगा दूं, CD फॉर्मूला लगा दूं, तो y1 प्लस y2 क्या बनेगा, 2a, एक बार घटेगा एक बार जुड़ेगा, साइन 2 पाई f1 प्लस f2 बाय 2t, ये प्लस phi बाय 2 इंटू कॉस 2 पाई f1 माइनस f2 बाय 2t माइनस phi बाय 2 या प्लस phi बाय 2, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बना, ये एक कॉस और एक साइन का प्रोडक्ट है, एक कॉस और एक साइन का प्रोडक्ट है। समझ गए, आप सोच सकते हैं दोनों साइन का प्रोडक्ट है, फेज में ही तो अंतर आएगा। तो दो साइनसोइडल वेव का प्रोडक्ट है, एक की फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 बाय 2 है, एक की फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 बाय 2 है, और दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कैसे बिहेव करेगा, उसके लिए आपको थोड़े से ग्राफ समझ में आने चाहिए। e टू दी पावर x साइन x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, e टू दी पावर x बनाओ, e टू दी पावर माइनस x बनाओ, रफली ऐसा बना दो। याद आया कुछ, एक्स स्क्वायर साइन x कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर
इवन ऑड के हिसाब से बनाते हो, बनाते हैं? तो साइन 4x इंटू साइन x का ग्राफ बनाते या 20x और साइन x? साइन x का ग्राफ बनाओ, माइनस साइन x का बनाओ, उसके अंदर साइन 20x बना दो, बन गया? वही बना जो अभी कुछ देर पहले बीट फॉर्मेशन का ग्राफ था। उसकी वजह समझ में आई? दो हैं इनमें, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, टाइम पीरियड ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट पक्का समझ गए? तो ये हमारा एनवेलप है, एनवेलप समझ रहे किसके अंदर बनना है, और ये हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और ये आया 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2। तो ये फ्रीक्वेंसी, इसकी अगर इनवेलप की फ्रीक्वेंसी लिखूं, इनवेलप की फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 बाई 2 है, लेकिन हमें इनवेलप की नहीं चाहिए, हमें इसके मॉड की चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। ये समझ में आया? ये f1 माइनस f2 की फ्रीक्वेंसी से बदल रहा है, लेकिन अगर इस पे मॉड या इसका स्क्वायर लगा दूं तो वो किससे बदलेगा? क्योंकि इंटेंसिटी तो इसका मॉड, तो फंक्शन की फ्रीक्वेंसी ये है, उसके स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 है। नहीं आया समझ में? ये बाय 2 नहीं आया समझ में? एक मिनट, ये तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो? पहले तो मुझे यही लग रहा है कि यही नहीं सोच पा रहे हो। साइन 2 पाई एफ टी लिखा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो यहां 2 पाई f1 माइनस f2 बाय 2 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 बाय 2 है। मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी? प्लस और माइनस इसकी। लेकिन हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं जो कि स्क्वायर है, और एम्पलीट्यूड में प्लस और माइनस में तो पार्शियलिटी है नहीं, तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो एक ही बात मानी जाएगी। तो जब हम उसकी बात करेंगे एम्पलीट्यूड की, तो ये ग्राफ हम ऐसा कंसीडर करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी दुगनी हो जाएगी, टाइम पीरियड आधा, और इसका दुगना होगा तो कितना बचेगा? f1 माइनस f2। तो यहां जब हमने इन फंक्शन को कंबाइन किया तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट बना, एक के अंदर दूसरे का बना है, एक एनवेलप है, दूसरा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और ये एनवेलप उन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। इसे हम बीट कहते हैं कि आवाज इतनी देर बाद कम और ज्यादा होगी। ठीक है? तो मैं दो केस मत छापो, क्योंकि मैं उसको अलग से ही छापने को कहता हूं। ये ओमेगा सेम रखते हैं हम, पहले हम ये केस मान लेते हैं। तो ये कांस्टेंट है, पहले हम ये केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? मतलब एम्पलीट्यूड नेट डिपेंड्स ऑन डेल्टा फेज, ये, और अगर फेज डिफरेंस अलग अलग है तो आंसर अलग अलग आएगा। तो डेल्टा फाई अगर 2n पाई है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ए नेट कितना बनेगा? a1 प्लस a2। और अगर डेल्टा फाई ऑड पाई है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ए नेट की वैल्यू a1 माइनस a2 मॉड। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अगर एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव का सुपरपोजिशन होगा तो इनका रिजल्ट ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस डेल। इन दोनों का सुपरपोजिशन इज अनदर साइनसोइडल वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फेज डिफरेंट एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड इनके फाई 1 और फाई 2 पे डिपेंड कर रहा है। और पांचवा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। हालांकि हम इसमें बहुत ही स्पेशल केस ही डिस्कस कर रहे हैं, ए साइन ओमेगा 1 टी और y2 ए साइन ओमेगा 2 टी। तो यहां y नेट हमारा आया 2a साइन ओमेगा 1 टी कॉस ऑफ और इसी को हमने लिखा 2a कॉस
2 पाई f1 माइनस f2 बाय 2 इंटू टी प्लस 5 बाय 2 साइन 2 पाई f1 प्लस f2 बाय 2 टी प्लस 5 बाय 2। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, अब ये काम की चीज, एटी साइन 2 पाई f1 प्लस f2 f इक्विवेलेंट t प्लस 5 बाय 2 कॉस डेल्टा। लो पर क्या पड़ता है उससे, तो मैंने वापस से कॉस वॉस था इधर, कहीं साइन ही तो था, वैसे साइन ही था। तो देखिए 80 साइन 2 पाई f इक्विवेलेंट, f इक्विवेलेंट क्या है, f1 और f2 का एवरेज। मतलब ये डिसाइड करेगा कि आवाज कैसी आएगी। तो याद करिए हमने 797 हर्ट्ज और 800 हर्ट्ज प्ले किया था, दोनों के रिजल्टेंट में जो साउंड तो वही आ रहा था, मतलब साउंड तो लगभग वैसा ही था जैसा इनका था, क्योंकि साउंड दरअसल जो आएगा वो 798.5 आएगा, इन दोनों का एवरेज। और जब यही दो एक से लग रहे थे तो ये भी एक सा लगेगा, तो साउंड तो लगभग वैसा ही है, अंतर किसमें है, इंटेंसिटी में। अब एम्पलीट्यूड भले ही f1 माइनस f2 बाय 2 से है, लेकिन इंटेंसिटी अगर बात करते तो ए टी का स्क्वायर होता, और ये बनता 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई f1 माइनस f2 बाय 2t प्लस 5 बाय 2। लेकिन स्क्वायर लग गया तो मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2, क्योंकि एम्पलीट्यूड में अपॉन 2 था, लेकिन इंटेंसिटी उसका स्क्वायर है, तो वापस से f1 माइनस f2 आ जाएगा। तो समय के साथ इंटेंसिटी ऐसे बदलेगी, समझ गए। और ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ये एम्पलीट्यूड का ग्राफ, ये हमारा f1 माइनस f2 वाला है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है अंदर वो f1 प्लस f2 है 2। पक्का समझ गए। तो इन्वेलप जो हम बना रहे हैं, इन्वेलप अगर आप ऐसे सोचते हैं, क्योंकि इन्वेलप में प्लस माइनस का तो मीनिंग है नहीं, तो f1 माइनस f2 का मॉड है, और अगर आप ऐसे सोचते हो तो f1 माइनस f2 बाय 2 है, टाइम पीरियड डबल, फ्रीक्वेंसी हाफ, लेकिन स्क्वायर है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये कितनी देर बाद मैक्सिमा हो रहा है। तो ये बताएगा, जैसे मान लो ये 5 हर्ट्ज आया, तो हर एक सेकंड में 5 बार साउंड मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहां मैक्सिमम है तो साउंड मिनिमम यहां है, मिनिमम तो यही है, स्क्वायर है, समझ गए, ठीक है। और उम्मीद है ग्राफ समझ में आया होगा कि ये एटी का फंक्शन है, तो मैंने पहले एटी का एनवेलप बना लिया कि एटी का ग्राफ तो ऐसा होता एटी का, लेकिन हमें ग्राफ बनाने के लिए इसका एक नेगेटिव भी बनाना पड़ता है, और फिर इसके बीच में ये बनाते हैं, इसीलिए फर्क नहीं पड़ा वो 80 प्लस था कि 80 माइनस था। याद करिए e टू दी पावर t sin t, फिर रिपीट कर रहा हूं, e टू दी पावर t का ग्राफ, e टू दी पावर ये माइनस e टू दी पावर t का ग्राफ, और फिर इसके अंदर साइन, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि एग्जाम्पल, इफ टू सोर्सेस ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड 102 हर्ट्ज इंटरफियर, रिजल्टेंट इज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 101 हर्ट्ज whose amplitude, whose intensity varies with frequency 2 हर्ट्ज, और वेरीज मतलब 0 से मैक्सिमम, ये 0 से मैक्सिमम होगी 2 हर्ट्ज, मतलब इन एवरी सेकेंड इट्स इंटेंसिटी विल गो डाउन टू 0 ट्वाइस, समझ गए। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा बीट फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए साउंड के केस में ये बीट फॉर्मेशन हमने सुनी लिया, लाइट के केस में बीट बीट का कोई मतलब नहीं होता, लाइट की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर 10 पे 15 है,
लाइट की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर 10 पे 15 हर्ट्ज है, उसमें छोटा सा भी अंतर लाखों हर्ट्ज का होगा। अब 600 हर्ट्ज से हल्का सा चेंज किया तो 10-20 का चेंज होगा, लेकिन आप सोचिए 10 पे 15 में हल्का सा चेंज भी लाखों का होगा। मतलब एक सेकंड में लाखों बार लाइट कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एक सेकंड में 16 से ज्यादा बार चेंज हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। नेकेड आई से 16 से ज्यादा चेंज आप डिटेक्ट नहीं कर सकते एक सेकंड में। और लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि हल्का सा भी अंतर मिलियन हर्ट्ज का होगा। तो लाइट के केस में बीट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है डिटेक्ट करना। बनती तो है, डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो सोचने में टाइम लग गया कि लाइट भी एक वेव है, क्योंकि वेव है तो बीट्स क्यों नहीं बनती, वेव है तो डिफ्रैक्शन क्यों नहीं होता, इंटरफेरेंस क्यों नहीं होता, कि सब होता है, हमसे डिटेक्ट नहीं होता है। तो बीट में एक ही क्वेश्चन आता है, ये हो गया। और बीट की मैथमेटिक्स सीडी फॉर्मूला लगा दो, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दो फंक्शन दे रखे हैं, सीडी फॉर्मूला लगा दो। और सीडी तो सिर्फ तभी लगेगा जब ए और ए बराबर होंगे। अगर ये A1 A2 डिफरेंट हो गए तो सीडी फॉर्मूला नहीं लगेगा, आप कर भी नहीं पाओगे। लेकिन मैं बता रहा हूं अगर A1 A2 हो जाते तो फिर ये ऐसा बनता। यह आया समझ में? ये A1 प्लस A2 होता, ये A1 माइनस A2। वर्स्ट केस क्या है? जुड़ गए। बेस्ट केस जुड़ गए, वर्स्ट केस घट गए। तो मैक्सिमम A1 प्लस A2, मिनिमम A1 माइनस A2। यहां भी शायद समझ गए होंगे, ये हाइट 2a है। तो A1 A2 जब हम फंक्शन बनाएंगे, बस अंदाज लगाइए कि कुछ ऐसा बनेगा। और ये बनाना, ये जो ऐसा करना, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये जो ग्राफ ऐसा बनता है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नाम सुना है? अब बंद हो गया। जैसे एफएम नाम सुना है? एफएम के पहले एएम था, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, जो कभी साफ नहीं चलता वो वाला। ठीक है, तो तुम्हारे समय तक तो खत्म ही हो गया वो। तो वो भी एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कुछ एक प्रिंसिपल था, वो यूज करके कम्युनिकेट करते थे। तो मैं इसमें लिखता हूं कंडीशन टू फॉर्म सस्टेन्ड इंटरफेरेंस इन लाइट, इन केस ऑफ लाइट। लाइट में बनेगा वो तो बात की बात है कि कैसा बनेगा, पहले हम ये समझ लेते हैं कब बनेगा। स्टेटमेंट में जो अंग्रेजी लिखी है वो समझिए, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड मतलब जो इंटरफेरेंस बन गया, बदल नहीं रहा है वो। अब जरा सोचिए कि पहली कंडीशन है F1 शुड बी इक्वल टू F2। दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बराबर नहीं हुई तो बीट फॉर्मेशन होगा। और बीट फॉर्मेशन क्या है कि एक ही पॉइंट पे समय के साथ एम्पलीट्यूड बदलने लग गया। यह समझ? आवाज कम हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, कम हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। लेकिन लाइट के केस में वो इतना तेजी से होगा कि वो कभी डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। मतलब समझिए कि दो लाइट के सोर्स थे, यहां वाले पर्सन के लिए मिनिमा है, इसके लिए मैक्सिमा है, लेकिन वो तो टाइम के साथ भी बदल रहा है। तो इसके लिए मिनिमा है तो कभी इसके लिए मैक्सिमा भी होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा फाई बना 2 पाई F1 माइनस F2 T प्लस फाई 1 माइनस फाई 2, यही बना। अगर ये वाला टर्म नॉन जीरो है तो डेल्टा फेज टाइम का फंक्शन है, तो अलग अलग टाइम पे फेज अलग अलग होगा। तो फॉर सेम पर्सन अलग अलग टाइम पे इंटेंसिटी अलग अलग होगी। या आया समझ में? इसका मतलब उस पर्सन को कभी मिनिमा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मिनिमा के तुरंत बाद मैक्सिमा आ गया, फिर मिनिमा आ गया, फिर मैक्सिमा आ गया, और इतनी तेजी से होगा कि पता ही नहीं चल पाएगा। समझिए, सस्टेन्ड मतलब समय के साथ ना बदले। तो समय के साथ जो बदलने वाला टर्म है वो अगर जीरो हो गया तो अब सिर्फ ये बचा, और ये पोजीशन का फंक्शन है। ये समझ पा रहे हो? ये फंक्शन ऑफ पोजीशन है।
कि आपका ऑब्जर्वर उनके रिस्पेक्ट में कहां पे है, और अगर ऑब्जर्वर अपनी जगह फिक्स है तो ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर ये बदलने लग गया तो ऑब्जर्वर के लिए बीट सुनाई देंगी या दिखाई देंगी, लेकिन इतनी तेजी से कि पता ही नहीं चलेगा। तो पहला तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो ये लफड़ा तो खत्म हो गया, और इसी को नया नाम दूं मोनोक्रोमेटिक। ये समझ में आया कि वो सोर्सेस मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। लाइट के केस में मोनोक्रोमेटिक होंगे तभी जाके हमें सस्टेन इंटरफेरेंस मिलेगा। लेकिन एक और छोटी सी दिक्कत है कि इनिशियल फेजेस आर टाइम इंडिपेंडेंट, या बेहतर ऐसे लिखूं, टाइम इंडिपेंडेंट इनिशियल फेज डिफरेंस। ये समझ में आ जाएगा ये क्या दिक्कत है। देखिएगा, देखिए ये लाइट का सोर्स एक है S1, ये लाइट का सोर्स है S2। जरा समझिए, यहां पर्सन एक 3.5 लैम्डा और ये गैप था 3 लैम्डा, तो इनमें दिख रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। इस हिसाब से ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। किसी और पर्सन के लिए वो पर्सन जो इक्विडिस्टेंट है, मान लो इसका भी 4 लैम्डा, इसका भी 4 लैम्डा, इक्विडिस्टेंट है, तो यहां कंस्ट्रक्टिव आएगा। तो इस पर्सन को बिल्कुल भी लाइट नहीं दिखेगी, इस पर्सन को लाइट तेज दिखेगी, या साउंड होता तो साउंड का अंतर आता। पक्का समझ गए? लेकिन अब ये समझने की कोशिश करिए कि अगर इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती तो दरअसल इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता, यहां भी बीट बनती, यहां भी बीट बनती। आया समझ में? तो जैसे मान लीजिए ये 100 हर्ट्ज होता, ये 102 हर्ट्ज होता, तो दोनों का ऑब्जर्वेशन एक सा होता। ये भी कहता कि मुझे 101 हर्ट्ज का साउंड सुनाई दे रहा है, ये भी कहता 101 का है, और ये कहता हर एक सेकंड में 2 बार आवाज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये भी यही कहता। फिर ना इसको मिनिमा मिलता ना इसको मैक्सिमम। पक्का समझ गए? क्यों? क्योंकि ये जो फेज निकालता वो फेज मैं 102 माइनस 100 इंटू 2 पाई टी ये आता, और एक इसकी वजह से पाई आता। इसका फेज भी 102 माइनस 100 इंटू 2 पाई टी आता। हाँ, इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये अब भी टाइम का फंक्शन है, ये टाइम का फंक्शन है, तो इसका भी ये यहां फाई अगर देखें तो कितना है, 4 पाई टी प्लस पाई। इसका फाई है 4 पाई टी, हर एक सेकंड में 2 बार 2 पाई होगा, हर एक सेकंड में 2 बार 2 पाई होगा, तो हर एक सेकंड में 2 मैक्सिमा मिलेंगे। और ये भी कहेगा हर एक सेकंड में 2 बार 2 पाई होगा। बस अंतर थोड़ा सा ये है कि t इक्वल टू 0 पे उसका 2 पाई है, इसका पाई है। समझ गए? लेकिन ये तो अभी भी सही है कि समय के साथ ना इसका फिक्स है ना उसका फिक्स है, क्योंकि t इक्वल टू 1/4 सेकेंड पे ये मैक्सिमा मिलेगा और इसको मिनिमा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसका मैक्सिमा फिक्स हो गया और इसका मिनिमा फिक्स हो गया, नहीं हुआ, ये तो बदल रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये टर्म कट ही गया होता तो इसका फेज हमेशा 0 आता, हर इंस्टेंट पे इसको मैक्सिमा मिलता, हर इंस्टेंट पे इसको मिनिमा मिलता। पक्का समझ में आया? तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा सस्टेन इंटरफेरेंस मतलब क्या, कि उसको एक बार मैक्सिमा मिला तो हमेशा मैक्सिमा, एक बार मिनिमा मिला हमेशा मिनिमा। ठीक है? तो ये तो समझ में आया कि फ्रीक्वेंसीज बराबर होना जरूरी है। अब एक दूसरा टर्म और लिखा है, टाइम इंडिपेंडेंट इनिशियल फेज डिफरेंस, मतलब इनको इनिशियल फेज कहते हैं। और अगर यही टाइम का फंक्शन हो गए, अगर यही टाइम के साथ बदल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, दोनों ने एक साथ मैक्सिमा छोड़ा। लेकिन अगर इसने मैक्सिमा छोड़ा और इसने मैक्सिमा t/2 बाद छोड़ा, अगर उसने t/2 बाद छोड़ा तो पाई का चेंज आ गया, तो ये जो अपनी तरफ से डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, कंपनी से डिफरेंस आ गया एक।
और दरअसल इसको मिनिमा मिलेगा और इवन इसको मैक्सिमा मिल जाएगा, क्योंकि पाई का डिफरेंस वहां था, पाई का डिफरेंस यहां। लेकिन अगर सोचिए ये बदल रहा हो समय के साथ, तो अब जरा समझिए कि ये बदलेगा क्यों। क्योंकि लाइट के केस में बहुत बड़ी समस्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा लाइट पैदा कैसे होती है। लाइट निकलने का एक ही तरीका है, इलेक्ट्रॉन्स का डीएक्साइटेशन। हमेशा लाइट ऐसे ही निकलती है, चाहे से हो, चाहे कैंडल से हो, या किसी से हो, या बल्ब से हो, हर जगह ही लाइट हम एनर्जी दे रहे हैं। जैसे बल्ब में आर्गन गैस भरी थी, हमने गर्म किया कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, जब वो डीएक्साइट हुए फोटोन बाहर फेंक दिए। समझ गए? एलईडीज में भी ऐसा होता है। एलईडीज में एक्साइटेशन होता है, डीएक्साइटेशन होता है, और जब डीएक्साइटेशन होता है लाइट बाहर फेंकती है। पक्का समझ गए? तो जितने जो अलग अलग सोर्स हैं, मतलब उनके एनर्जी लेवल अलग अलग हैं, तो वहां लाइट अलग अलग निकल रही है। आ गया समझ में? अब जरा ये समझिए कि ये डीएक्साइटेशन तो रैंडम प्रोसेस है। ये जो डीएक्साइट कब होगा, एक्साइट कब होगा, वो हमारी मर्जी है। जब फोटोन हम मारेंगे, हमने एनर्जी दी, एक्साइट हो गया। अब डीएक्साइट कब होगा, वो उसकी खुद की मर्जी है। मैंने कहा मुझे जब डीएक्साइट होना होगा तभी होगा। ठीक है? वो क्वांटम फिजिक्स की तरह प्रोबेबिलिटी टाइप का है कि कभी भी हो सकता है डीएक्साइट, तुरंत भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो 10 पे -8 सेकेंड का एवरेज टाइम होता है, ये एवरेज है। इसका मतलब एक्साइटेशन में एरर इसी ऑर्डर की है। पक्का समझ में आया? एक्साइटेशन में एरर इसी ऑर्डर की है। अब लगता है कि 10 पे -8 सेकेंड ये तो चुन्नू सा टाइम है, 10 पे -8 सेकेंड नैनो सेकेंड, पता थोड़ी चल रहा है। लेकिन जरा इसमें ओमेगा टी का मल्टीप्लाई करें, 2 पाई इंटू एफ, 10 पे 15 इंटू 10 पे -8, और ये 2 पाई इंटू 10 पे 7, मतलब इतनी बार 2 पाई आ गया। और एक बार 2 पाई में एक पूरा मैक्सिमा क्रॉस हो जाता है, मतलब इतने सारे मैक्सिमा का अंतर आ जाएगा इस छोटे से टाइम के एरर। बिल्कुल ये अंतर नहीं आता अगर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होती, शायद 100 होती, तो यहां हम 2 पाई इंटू 100, तो ये बनता 2 पाई इंटू 10 पे -6। ये साउंड में ये दिक्कत नहीं है, साउंड में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साउंड में इलेक्ट्रॉन के डीएक्साइटेशन से साउंड नहीं निकल रहा है। तो साउंड में 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस बनाए जा सकते हैं, लेकिन लाइट में 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ये समझ में आया? इंडिपेंडेंट है तो डीएक्साइटेशन में रैंडमनेस है, तो फेज रैंडम है, डिफरेंस रैंडम है, सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं हो सकता।